हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और सत्य हिंदी के दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। वी आर गोइंग टू फोकस एंड टॉक अबाउट इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो सुर्खियों में है, ग्लोबली हेडलाइंस हैं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी साहब की मौत की खबर। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था रविवार को, और उसके बाद से कई घंटों के 15 घंटों से ऊपर का सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें तुर्की वगैरह से ड्रोन्स भी भेजे गए। और इस दौरान हालांकि जो उनकी साइंस ऑफ सर्वाइवल है वो काफी कम नजर आ रही थी। लेकिन अब जो मेहर न्यूज एजेंसी है ईरान की, उन्होंने जो कहा है कि हेलीकॉप्टर कैरिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला crashed in a dense forest area in East Azerbaijan on Sunday। पूर्वी अजरबैजान में ये क्रैश हुआ था। The helicopter's passengers, including Ibrahim Raisi, Hussein Amir Abdullah, Iran's East Azerbaijan province governor Malik Rahmati, and Ayatollah Muhammad Ali Al Hashim, the representative, the leader of the Islamic Republic Revolution to East Azerbaijan province, along with several other people, were martyred in the incident। तो इस रिलीज में ये कहा गया है कि उनकी शहादत हुई है। और काफी घंटों बाद ये लग रहा था, जो तस्वीरें आ रही थी, कि जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से बर्नआउट नजर आ रहा है, उसमें सर्वाइवल के चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में अब यहाँ से आगे क्या हालात होंगे, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। अतुल अनेजा, बहुत लंबे समय से मिडिल ईस्ट में रिपोर्टिंग की है इन्होंने द हिंदू के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं। चाइना और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, इंडिया नैरेटिव के एडिटर हैं। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शुक्रिया। If to start with, in this press release, it's very interesting to see कि इन्होंने martyred शब्द का इस्तेमाल किया है, where they've been कि उनकी शहादत हुई है। How are you reading into the current developments? Yeah, frankly, Smita, I'm not reading too much into the word martyr. I I think that would be the general way of describing, because you lost your life in the line of duty, and to my mind, that is sufficient to call you a martyr. So I will not overread into this statement. We'll have to wait for more details about what was the cause of the crash, etc. When the inquiry really comes out with a detailed report, that then that will be a clear indicator whether it was a mechanical failure or there was something else which was done which seems to have caused this so-called quote unquote martyrdom. So I don't want to jump the gun there, but I think it's worth noting the use of the word martyr, and we have to keep it on reserve right now, whether there is something to suggest something more than just a crash which happened in bad weather. तो अब जो राइसी की मौत के बाद में यहाँ अब जो हालात बन रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं हम, क्योंकि दुर्घटना को लेकर बातें आई कि वो जो एरिया है, क्षेत्र है, वो माउंटेनस है, पहाड़ी है, और वहां धुंध की स्थिति बनी हुई थी। उसके और डिटेल्स तब मिलेंगे जब ब्लैक बॉक्स वगैरह आएगा। 3 हेलीकॉप्टर्स के ये कॉन्वॉय थी, जिसमें से कि ये एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन अतुल जी, यहाँ राइसी साहब की मौत के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त ईरान के अंदर किस तरह की हलचल पैदा हो सकती है, बोथ एट द लेवल ऑफ, अगर हम राजनीतिक लेवल पर भी बोले, और खुद क्या पावर स्ट्रगल्स की भी जो बातें की जा रही हैं अंदरूनी स्तर पर। स्मिता जी, एक तरह से एक मास लेवल पे एक इमोशनल एलिमेंट तो आ गया है कि इस तरह की एक अननेचुरल डेथ हुई प्रेसिडेंट की। तो एक कल से हम प्रेयर्स वगैरह देख रहे थे, तो हो सकता है उसके अलावा भी अब जो कंफर्म हो गई है डेथ, तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो सकें या कुछ भी, एक शो ऑफ सिंपैथी, सॉलिडारिटी, और उसमें हमें देखना होगा कि किस तरह के स्लोगन्स आते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा कि सिर्फ रियासी साहब के ऊपर ही हैं या उसके अलावा भी कुछ और स्लोगन है। एक, जब भी आप ईरान में जाते हैं तो एक कॉमन स्लोगन आता है, डेथ टू डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। वेदर उस तरह के स्लोगन ज्यादा होंगे या कुछ और होंगे, ये वो देखने की हमें जरूरत पड़ेगी जब ये प्रदर्शन वगैरह होंगे। मेरे को लगता है ये होंगे, ये जो इतनी बड़ी जो हादसा हुआ है। दूसरी बात, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या होगा, उसमें काफी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और 54 दिन के अंदर जो है इलेक्शंस होगी। तो मुझे नहीं लगता ये पावर स्ट्रगल वाला ईरानियन सिस्टम में कोई पावर स्ट्रगल का एलिमेंट आता है, क्योंकि जो कैंडिडेट होंगे वो एक बड़े सिस्टम के अनुसार वेट किए जाएंगे और चूज किए जाएंगे। ईरान में एक इंस्टीट्यूशन है गार्डियंस काउंसिल,
अभी गार्डियन काउंसिल विल टेक ओवर, क्योंकि जो भी इलेक्शन करवानी है प्रेसिडेंशियल या इवन पार्लियामेंटेरियन, ये एक संस्था है जिसके अंदर 6 लोग, 12 लोगों की ये संस्था है गार्डियन काउंसिल। इसमें 6 लोग जो हैं वो सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करते हैं, और जो बाकी 6 हैं वो मजलिस, जो पार्लियामेंट है ईरान की, वो अपॉइंट करती है। तो ये 12 हो गए। लेकिन जो 6 अपॉइंट होते हैं उनकी वेटिंग चीफ जस्टिस ऑफ ईरान करते हैं। तो इन द सेंस कि जो मजलिस के भी जो इलेक्टेड लोग होते हैं उसके ऊपर भी एक निगरानी है चीफ जस्टिस की, और चीफ जस्टिस के किसी तरह से कनेक्शन सुप्रीम लीडर, क्योंकि अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम सुप्रीम लीडर। सो ये अब काउंसिल है जो आगे तय करेगी कि भाई जो कैंडिडेट्स, तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, कोई भी नागरिक है ईरान का वो कैंडिडेट हो सकता है। तो उसमें से एक सिलेक्शन प्रोसेस जो गार्डियन काउंसिल करेगी, जिसमें 4 या 5 नाम आएंगे, जो सारे ही ऐसे कोई रेबल कैंडिडेट कोट अनकोट नहीं हो सकता। आप लिबरल कैंडिडेट, थोड़ा रिफॉर्मिस्ट आ सकते हैं, जैसे खतामी साहब पहले आए थे, उसके बाद हसन रोहानी आए थे। लेकिन इसे एक सिस्टम के दायरे के अंदर ही ये कैंडिडेट्स होंगे जिसपे फिर इलेक्शन होगी। तो पावर स्ट्रगल का मुझे एलिमेंट इसमें नजर आ नहीं रहा, इस सिस्टम में कुछ हो सकता है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को also to explain, because Iran में when we talk about the political hierarchy, I mean at the end of the day, the one person who calls the ultimate shots is the supreme leader. In this case, it is Supreme Leader Khamenei that we are talking about. So agar if the president, of course, has died, or you know, we are using the word died right now in an unfortunate crash, but in terms of calling the shots, in terms of ईरान के अंदर किस तरह की चेंजेस हो सकती हैं, वो तो खमेनी साहब ही बार वो डिक्टेट करते हैं टर्म्स, और वही करते रहेंगे। हाँ, आयतुल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ये अब एक तरह से स्टीयर करेंगे कंट्री को, ये जब तक ये ट्रांजिशन पूरी नहीं होती। और लेकिन ये कहना कि वो एक तानाशाह है, ये मेरे को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, जो पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है, लोग उनको चुनते हैं। 88 लोग हैं उसके अंदर। तो उसके पास पावर होती है कि सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करे या डिसमिस भी कर सकती है। तो एक तरह से ये एक इलेक्टरल प्रोसेस से सुप्रीम लीडर भी आते हैं, क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो अपॉइंट करती है सुप्रीम लीडर को। बहरहाल जो बात इस वक्त पावर की है, इस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड आयतुल्लाह खामेनी के ऊपर ही है। तो वो एक तरह से अब चार्ज लेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका रोल ज्यादा रहेगा। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है बसीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो लोगों के अंदर रिहाइश करती हैं, स्ट्रीट्स पे, हाउसिंग कॉलोनीज में। तो बसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बसीज का रोल होगा कि जो भी हो रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर वो नियंत्रण में रहे, जो जो विशेष है सुप्रीम लीडर या सिस्टम की, उससे बहुत बाहर ना जाए। तो एक 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 सिस्टम, एक एक अनरिटन काइंड ऑफ रूल है ईरान में कि बसीजेस विल कम टू द फोर हियर। और सबसे पीछे जो जो है वो है एलीट ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, जिसको आईआरजीसी या पासदारान फारसी में कहते हैं। वो एक एलीट फोर्स है जो पीछे रहती है कि अगर नियंत्रण से बाहर स्थिति जाए तो दे कैन ऑल्सो स्टेप इन। तो अभी जो सिचुएशन है उसका जो ढांचा है, ये सारी इंस्टीट्यूशंस हेडेड बाय सुप्रीम लीडर यही अब आगे नियंत्रण करेंगी जब तक कि सारी ट्रांजिशन पूरी नहीं होती। जहां तक खमेनी साहब का सवाल है, उन्होंने ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया कि लोगों को कह रहे थे कि आप प्रेयर करें। वेस्टर्न मीडिया की अगर आप रिपोर्ट देखें, जाहिर सी बात है उनका एक नजरिया होता है, एक पीओवी होता है जो अलग होता है व्हेन इंडियन जर्नलिस्ट रिपोर्ट या वेस्ट एशिया से जो रिपोर्ट्स आती हैं। और इस बात की काफी चर्चा है कि खुमैनी साहब के बेटे वो इन लाइन ऑफ सक्सेशन है टू बिकम सुप्रीम लीडर। रियासी साहब अगर वो आगे बढ़ते, क्या वो भी इन लाइन ऑफ सक्सेशन हो सकते थे फॉर फॉर द सुप्रीम लीडर के पोजीशन के लिए? पॉसिबल स्मिता जी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ही हैव टू गो थ्रू द सिस्टम। ये नहीं है कि तानाशाह के सुप्रीम लीडर ने इनको पिक किया और ये बन गए। तो वो सिस्टम नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया है इनका। और रियासी साहब बाकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब उनका नाम आ सकता था थ्रू गार्डियन काउंसिल आगे, और फिर वो 88 मेंबर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, वो अगर उनको उनका बैकग्राउंड चेक करके सब कुछ करके वो चाहते तो रियासी साहब को बना सकते थे। तो एक तरह से ये अटकलें लगी हुई थी कि रियासी साहब जो है अगले सुप्रीम लीडर जगह। आई डोंट सी आयतुल्ला खामेनी गोइंग एनीवेयर। फ्रैंकली ये मैं जब से मिडिल ईस्ट कवर कर रहा था, 70 साल की तब उनकी उम्र थी खामेनी जी की। और
कभी ये कहा था ही सफरिंग फ्रॉम कोलन कैंसर, इज अबाउट टू डाई। ये इतनी अफवाहें फैली हैं वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेसेसरी सक्सेशन ऑफ सुप्रीम लीडर। विद इन द सिस्टम के दायरे में एक पोस्ट खाली हुई है, लुक वेरी ऑब्जेक्टिवली, विच इज प्रेसिडेंट्स पोस्ट। अब उसको भरना है। ऑब्वियसली जो सुप्रीम लीडर ऑफिस है वो चाहेगा कि ऐसा प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट की एक भूमिका है। फेस जो है ईरान का प्रेसिडेंट है, फ्रैंकली नॉट सुप्रीम लीडर। जो डिप्लोमेसी करनी है उसकी कैबिनेट है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सब कुछ वो तो प्रेसिडेंट को हैंडल करना है। तो सुप्रीम लीडर नहीं चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ऐसा हो जो उनके खिलाफ हो या कोई बगावत करे बाद में। बट सिस्टम विल फाइंड दैट काइंड ऑफ पर्सन और वो इलेक्शन हो जाएगी। मुझे इंटरनली कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही ईरान की सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस को देख के कि सक्सेशन की प्रॉब्लम कोई आएगी। उसके बाद की तो अटकलें हैं कि किसको आप चाहते हैं। आप अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि सारे तानाशाह हैं या नेपोटिज्म चलता है, तो आप सारे ये बात कहेंगे बेटे को अपॉइंट कर दिया या अपने किसी फेवरेट को कर दिया। ये सब वेस्टर्न मीडिया में अटकलें चलती है। मैं उसको फिल्टर आउट करता हूँ उसमें। लेकिन फैक्चुअल पोर्शन, जैसे आपने रॉयटर्स की रिपोर्ट बताई कि they were probably the first to report की डेथ हुई, ऑफ कोर्स दैट इज टू बिलीव। मेरे को प्रॉब्लम आती है इनके एनालिसिस में और जो नैरेटिव जो चलाते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल हियर, बिकॉज अपने माइंड को हम सरेंडर नहीं कर सकते। वी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। हर एक सिस्टम अपना होता है कि ईस्टर्न सिस्टम है, अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है और एक पुरानी सभ्यता है, पर्शियन सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन का रिजल्ट है उनका एक सिस्टम। सो लेट्स बी एटलीस्ट न्यूट्रल टुवर्ड्स देम रादर देन बीइंग हॉस्टाइल। कि एक सिस्टम नहीं है कि सुपीरियर सिस्टम है कि हमारा एक वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सुपीरियर है, अगर आप उससे कंप्राइज ना करो तो आप तो लोअर दर्जे में है। तो वो उससे मुझे आपत्ति है। जी, रॉयटर्स ने इनफैक्ट कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानियन ऑफिशियल के हवाले से खबर आई थी कि इनकी मौत हो चुकी है। और ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि अपॉन डिस्कवरिंग द लोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स क्रैश हेलीकॉप्टर देयर वाज नो साइन ऑफ द पैसेंजर्स बीइंग अलाइव। यहाँ हाउ डू यू सी द इम्पैक्ट, क्योंकि इसराइल के साथ ऑलरेडी इतनी तनातनी चल रही है, रीजन में इतना सिचुएशन वॉलेटाइल हो रखा है। कुछ ही हफ्तों पहले मिसाइल स्ट्राइक की जो हमने पूरी डेवलपमेंट देखी, दमिश्क में ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक होता है, उस पर ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की जाते हैं इसराइल की तरफ। तो इस वक्त उस वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन में आपको लगता है कि ये खबर और ज्यादा आग में घी का काम कर सकती है? कर सकती है, पोटेंशियली बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि बहुत ही इस टाइम पे वॉलेटाइल सिचुएशन जैसे आपने कहा, और किसी भी स्थिति में रीजनल लेवल इनफैक्ट ग्लोबल लेवल तक ये जा सकती है बात। लेकिन उसका एक की एलिमेंट होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ द क्रैश, ये सवाल है। अगर कॉज ऑफ द क्रैश कोई मैकेनिकल फेलियर वगैरह हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये बात, उसका जो जो साइकिल है वो ईरान तक ही मुझे लगता है सीमित रहेगा। लेकिन अगर कॉज ऑफ द क्रैश कुछ और है कि भाई कोई बम धमाका हुआ या वट एवर रीजन, जिसकी वजह से ये हुआ है, वॉइस बॉक्स जो रिकॉर्डर जिसकी आपने बात की उसमें कुछ पता लगता है, तो फिर स्थिति जो है, देन टू मेनी बॉल्स इन द एयर, फिर कुछ भी हो सकता है। फिर होगा कि उस स्थिति को कैसे, पहले तो सिस्टम चाहेगा इसको प्रोजेक्ट करना, अगर चाहेगा तो फिर उसके बाद आपको कुछ एक्शन लेना है। सपोज एक्स कंट्री ने आपके ऊपर ये किया है या किसी इंटेलिजेंस ने किया है, यू कांट कीप क्वाइट। आपकी आफ्टर ऑल डोमेस्कस में जब कॉन्सुलेट या कॉन्सुलर सेक्शन ऑफ द ईरान एम्बेसी पे जब अटैक हुआ था और आपके लोग मारे गए थे, तो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया ना, उनको करना पड़ा रिस्पॉन्ड। ये तो उससे कहीं बड़ी बात है, ये तो प्रेसिडेंट की बात है। तो अगर एक तरह से अननेचुरल वे से या कोई टेरर अटैक हुआ है या किसी तरह से असैसिनेशन हुई है, ईरान विल हैव टू रिस्पॉन्ड। और वो अगर रिस्पॉन्ड करता है, ऑलरेडी जब सिचुएशन जो इतनी वॉलेटाइल है, ये फ्यूज करती है फिर ये पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जिसका ऑलरेडी एक तरह से लीडरशिप ईरान ने लिया हुआ है। आप देखते हैं हुतीज जो है ईरान सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह जो लेबनान में है वो ईरानियन सपोर्टेड है, हमास के साथ लिंक इनके अच्छे हैं। तो इस तरह से वो फिर स्थिति जब रिएक्शन होता है तो फिर देन इट गोज रियली इन अ डिफरेंट डायमेंशन। रीजनल वॉर फिर इसराइल और उसके बीच में हुई, फिर एटॉमिक बॉम्ब्स आ जाते हैं इक्वेशन के अंदर, बिकॉज इसराइल इज ए न्यूक्लियर पावर और छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल साइज। तो फिर जो जो एस्केलेशन है बहुत बढ़ सकती है, और फिर उसमें अंदर इंटरवेंशन सबकी होगी, अमेरिकन की होगी, रशियंस की होगी, चाइनीज की होगी, इंडिया की भी होगी। देन बिकम्स अ और ग्लोबल काइंड ऑफ साइकिल, अगर वो कॉज ऑफ द क्रैश जो है अगर इस तरह से। सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। टाइम से एब्सोल्युटली। कुछ भी हो, किसी भी डायमेंशन ले सकती है ये बात।
और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। दर्शकों को ट्वीट पढ़ के सुना देती हूँ, ये कुछ देर पहले की ट्वीट है। Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Syed Ibrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. And India is also, remember, one of those countries which has traditionally been doing a fine balancing act between Iran and Israel. Of course, with this current government, we have seen a very significant shift in stand when it comes to supporting, letting go of the reticence on Israel, on the Israel-Palestine conflict, on India actually having supported Israel for a while before it went back to its traditional positions. ये रैसी की legacy के बारे में आप दर्शकों को जरा बताइए, because he's also known for thousands of executions under his watch in the 80s. Hardline character, how do you define him? How do you, define his identity? See, I don't like to slot him in that because he comes from a religious family. His birthplace is Mashhad, which is one of the major religious centers of Iran. He was a supporter of the revolution which took place under Khomeini in 1979. And he was an important student leader during that time, which contributed to Khomeini's arrival and the Islamic Revolution in 1979. So he became an insider right from that time onwards. And he rose up the ranks within that framework. And there was a judicial element. He got into the judiciary, and there were supposed to be these executions which did take place. But what are the context of those assassinations? Because Iran was under threat like anything right from its birth. There was a full attempt to erase the revolution right from 79 onwards. We had an 8-year war with Iraq, numerous assassinations which took place. So there is a certain context in which he operated. But I will remember him more for other things. One is the healing of the Sunni Shia divide. After all, he was one of the architects of the rapprochement between Iran and Saudi Arabia. And remember, that was not mediated by the West. The Chinese came into the picture for that. I think Riasi was one of the main architects which led Iran to join the BRICS Plus. I think that he broke the isolation of Iran completely following that. They became members of the Shanghai Cooperation Organization under Riasi. So these are fundamental contributions which did take place where he played his own part. So I think if you look at both security and prosperity of Iran, towards the tail end, Riasi had to play a very, very important role in that. And I think relationship with India too. Riasi and Prime Minister Modi, I was a little surprised at how quickly we were off the blocks yesterday night itself in offering our condolences to that. So this myth, India is working on two tracks, and they are not necessarily interlinked. There is an Israel track, as you said, but there is an Iran track. Only 3-4 days ago, we got the custodianship of the Chabahar port, 10 years, the section which India is developing. The route to Afghanistan is through Chabahar, and we want to be part of the international north-south transport corridor, while we do IMEC as well. So I don't see in any dilution in India's position towards Iran, because strategically, probably they are more important. They are a country with a lot of energy resources. They are the route to Afghanistan, Central Asia, far more important than what Israel is to India, to be honest. So I think that balancing act. Also, the Shia-Muslim connect. The Prime Minister come out. Yeah, that is part of the domestic thing which feeds into it. If you recall, when Narasimha Rao was the Prime Minister and we had the Babri Masjid affair, the person who played a major role in dousing the tensions in places like Lucknow was Hashmi Rafsanjani, the President of Iran, who came to India as a state guest and visited Lucknow and helped in calming things under Narasimha Rao. So the Iranians do have, you take areas like Kargil. I was surprised once on a visit long ago to Kashmir when I saw Ayatollah Khamenei's pictures in one of the restaurants in Kargil, way before the 1999 Kargil war. It was before that. And that was my first eye-opener of the Shia influence inside India. So, of course, that is a factor itself. You see recently the Muharram processions being taken out in Srinagar. So I think this outreach to Shias and to India's larger regional global interests is being recognized. And my own view is that it should be standalone with your relationship with any third country.
एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी जरूरी बातें आपने की कि आगे जाते हुए जो है इस वक्त भले ही अंदरूनी जहां तक सक्सेशन का सिस्टम है वो एक बना हुआ है, टेंशन जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के नजरिए से अगर हम देखें तो जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है पहले ही, गाजा में जो कुछ हो रहा है, राफा में जो कुछ हो रहा है, इसराइल ईरान के बीच में बढ़ती हुई हॉस्टिलिटी को लेकर, और उस दौरान इंडिया और ईरान के जो टाइज है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अतुल अनेजा जी ने हमें याद दिलाया कि किस तरीके से उस वक्त लखनऊ में जितनी कम्युनल एक तरीके से जो स्थिति बनी हुई थी बाबरी मस्जिद के बाद में, और उस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट का जो दौरा था उससे काफी ज्यादा जो है वो कम्युनल फायर डाउन्स भी हुई थी, और करगिल का भी जिक्र किया। बहुत शुक्रिया आपका अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम स्मिता, ऑलवेज अ प्लेजर। शुक्रिया। थैंक यू। तो नमस्कार, और आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। साथ ही साथ हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बात की है क्योंकि दोनों ही बाइलिंगुअल ऑडियंस हमारे स्टेशन पर आते हैं। सो जस्ट टू ट्राई एंड explain at least some fragments of the conversation for both the language speakers. Thank you so much. थैंक यू स्मिता।